बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है चैप्टर 13 का लास्ट टॉपिक है जो आज हम रिवाइज करेंगे। इस टॉपिक के अंदर पोटेंशियोमीटर वाला जो सेक्शन है, इसके फर्दर दो आगे सेगमेंट्स हैं। तो पोटेंशियोमीटर वाला जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा जो कल व्हीटस्टोन ब्रिज या किर्चॉफ के लॉज को स्टडी किए हैं, इनका ताल्लुक एक्सपेरिमेंट के साथ है डायरेक्टली। और आपके सेकंड ईयर के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने आपके क्लासरूम में इंशाल्लाह आज पब्लिश कर देनी है। तो उनको अच्छे तरीके से समझ के करने की कोशिश करें, क्योंकि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप थ्योरी भी पढ़ें और साथ आपको प्रैक्टिकल की उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी मिल जाएं। सो आज के लेसन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं, और यही दो जो पार्ट हैं ये अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए पोटेंशियोमीटर तो पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो ये पूछता है कि भाई अगर पोटेंशियोमीटर के जरिए एक अननोन ईएमएफ है उसको मालूम करके बताओ। तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जो इंशाल्लाह हम भी ड्राइव करेंगे, दैट विल बी ई एक्स। तो हमने एक ई एक्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमने दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना है। ईएमएफ को कंपेयर करने से मुराद कुछ इस तरह की शक्ल होगी कि दो सेल्स और उनकी ईएमएफ की रेशियो हम फाइंड करेंगे। तो इंशाल्लाह लेट अस सी कि हम आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं या नहीं। तो ये आज के कंटेंट्स हैं। हम पहले पोटेंशियोमीटर को देखेंगे, एक रिव्यू लेंगे प्रीवियस टॉपिक का, बिल्कुल ब्रीफ सा रिव्यू, ताकि हम लिंक कर सकें अगर इस टॉपिक में उसने यूज होना है तो। कंस्ट्रक्शन वर्किंग आगे ये दो पार्ट्स, अगेन बोर्ड में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये दोनों पार्ट्स की हेडिंग्स मेंशन करता है। फिर हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है। और भी पोटेंशियल मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन ये क्यों उनसे मुख्तलिफ है। जी, सो ले जी प्रीवियस टॉपिक का एक हल्की सी झलक देख लें। लास्ट टॉपिक में हमने रिवाइज किया था जी कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए हमने देखा कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें गैल्वानोमीटर के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं एक बैलेंसिंग कंडीशन, जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है और हम अपनी रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं एक साइड से, और कोई एक अननोन रेजिस्टेंस इनमें से जो है वो मालूम की जा सकती है बाय यूजिंग द अदर थ्री नॉन वैल्यूज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज बुनियादी तौर पर अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए एक डिवाइस था, वेरी एक्यूरेट मेथड। जी, उसके बाद है जी पोटेंशियोमीटर। आज का हमारा टॉपिक है जी पोटेंशियोमीटर। जो है क्या होता है जी, नाम से ही जाहिर है कि पोटेंशियोमीटर किस लिए इस्तेमाल होगा। पोटेंशियोमीटर जी एक ऐसा डिवाइस है जिसका मकसद है कि आप लोग किसी भी सर्किट में कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल जो है वो मालूम कर सकें। सो पोटेंशियोमीटर ऑब्वियसली इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस at any points between at any 2 points of the circuit. सो विदाउट ड्राइंग एनी करंट, ये इसकी खासियत है। विदाउट ड्राइंग एनी करंट से मुराद ये है कि सर्किट से कोई करंट इस्तेमाल किए बगैर ये मेजरमेंट करता है। ये इसके लिए मैं सादा सी मिसाल आपको दूं कि मसलन आप चाय बना रहे हैं और चाय बनने के बाद आप देखना चाहते हैं, चखना चाहते हैं कि इसमें शुगर का लेवल कितना है, तो आपको उसी चाय में से कुछ सैंपल लेना पड़ता है ये चेक करने के लिए कि आया कि उसमें शुगर का लेवल ठीक है या नहीं। तो यू आर ड्राइंग सम मटेरियल आउट ऑफ द ओरिजिनल वन जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, तो आप उसको कम कर देते हैं। ये ना हो चखते चखते आप सारी चाय ही पीजिए। सो इन अ सिमिलर वे जो पोटेंशियोमीटर का फायदा ये है कि ये बगैर करंट को ड्रॉ किए हुए हम इसके जरिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओरिजिनल सर्किट के करंट को डिस्टर्ब किए बगैर। जी, तो ये कोई डायग्राम है जी। ये वाले डायग्राम से आपको याद आता होगा। क्या याद आता है भाई, कोई स्टूडेंट बताएंगे इससे क्या याद आता है हमें? जी,
जी, तो बिल्कुल ठीक। ये वाला जो पार्ट है ये आपका पोटेंशियल डिवाइडर वाला सर्किट है और इस पोटेंशियल डिवाइडर वाले सर्किट के असूल को हम इस्तेमाल करेंगे। क्या था जी पोटेंशियल डिवाइडर वाला सर्किट, इसमें सी वाला जो टर्मिनल है ये स्लाइडिंग टर्मिनल है और स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करके हम पोटेंशियल को तब्दील कर सकते हैं इस वाले हिस्से में, यानी वी ए सी यहाँ पर तब्दील किया जा सकता है और इस टर्मिनल पे हम पोटेंशियल को तब्दील कर सकते हैं। ले जी, हम पहली हेडिंग पे आ गए हैं। मैं बुक के थोड़ी सी तरतीब से हट के चल रहा हूँ। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, एडवांटेजेस हम बाद में देखेंगे। सो पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियोमीटर जो है ये, इसमें आपको एक नजर आ रही है रेजिस्टेंस कैपिटल आर। पहले तो एक कैपिटल आर से मैं वन बाय वन क्लैरिफाई करना चाहूँगा। कैपिटल आर मींस कि इस हिस्से की जो टोटल रेजिस्टेंस है, मैंने ऊपर करके स्केच किया है बट स्टिल इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। सो ये कैपिटल आर है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, एंड कैपिटल एल इज द सिमिलरली कोरस्पॉन्ड्स टू द टोटल लेंथ ऑफ दिस पार्ट, जो वेरिएबल हमारा रेजिस्टर है उसकी। और स्मॉल एल क्या है, ये वो वाली लेंथ है जो कि इस हिस्से में आएगी आपके जो ए और सी वाला टर्मिनल है, और इससे कोरस्पॉन्ड करने वाली जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी स्मॉल आर। तो हम 0 से लेकर मैक्सिमम आर तक कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। अब फिर हमने क्या किया, एक ईएमएफ का सोर्स अटैच कर दिया है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिसमें से यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो करेगा। टोटल जो सर्किट का करंट है वो सिंपली कैसे आता है, ये हमें पता है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली टोटल जो करंट है ये आएगा जी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता जाऊं, देखें सर्किट को समझते हैं। ये टोटल करंट आएगा टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल जो सोर्स है हमारा यहाँ पर वोल्टेज का वो है ई, मेन जो सोर्स है। अच्छा, ये बात याद रखें कि जो सप्लाई मैंने यहाँ पर कनेक्ट की है ना, कैपिटल ई, ये मेन सोर्स है। अगर आप सर्किट में बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन या बैलेंसिंग लेंथ जहां पर गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे, तो याद रखें जो आपका मेन सोर्स है इसकी ईएमएफ आपके अननोन सेल से ज्यादा होनी चाहिए। ये आप फिजिकली भी देख सकते हैं कि जाहिर है बैटरी के साइज में भी वेरिएशन से अंदाजा हो जाता है कि ज्यादा ईएमएफ वाला सेल है या कम ईएमएफ वाला सेल है। बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि जो अननोन सेल है उसकी जिसकी हमने ईएमएफ मालूम करनी है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ना, तो उसकी ईएमएफ के मुकाबले में जो मेन सोर्स है उसके वोल्टेज ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि फिर ही कोई 0 और उसके दरमियान में वोल्टेज हम अचीव करेंगे ना जिसकी ईएमएफ ये है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बैलेंसिंग कंडीशन अचीव नहीं कर सकते। ये बात मेरे माइंड में आई तो मैंने बता दी है। अलबत्ता ये फॉर्मूला क्लियर होगा, टोटल जो मेन सोर्स है वो ये है। ये हम एज अ सोर्स यूज नहीं कर रहे इसको, इसी को तो हमने फाइंड आउट करना। कंसीडर द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी टू बी स्मॉल आर। ये याद रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है इतना हिस्सा, इसके हिस्से में जो रेजिस्टेंस आ रही होगी उस रेजिस्टेंस को ए से लेकर सी के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो होगी स्मॉल आर। चले मैं साथ ही लिख भी देता हूँ, स्मॉल आर होगी, स्मॉल एल इसकी लेंथ है। अच्छा जी, तो करंट आ गया। अब आप सब याद करें, हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वो था VBC। उस टाइम हम बी और सी वाले टर्मिनल को यूज कर रहे थे, किसी बच्चे ने कहा था सर एसी को नहीं यूज कर सकते, तो देखें जी यहाँ पे उसने ए और सी को यूज किया हुआ है। सो ए सी वाला जो टर्मिनल है ये कौन सा पोटेंशियल है, ये वो पोटेंशियल है जो कि हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये कैसे आएगा, बड़ा आसान है जी। VAC कैसे आएगा, जब भी आपने पोटेंशियल फाइंड करना हो तो V किसके इक्वल आता है, V इज इक्वल टू होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इट इज इक्वल टू द करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो आप मुझे ये बताएं कि इतने हिस्से की जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं इसमें से करंट कितना पास कर रहा है, जाहिर है सीरीज में जो करंट है वो सेम रहता है, सो करंट तो आई ही होगा, लेकिन इसके पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है जी स्मॉल
आर। सो इसीलिए आप देखें उसने ये आर मल्टीप्लाई बाय आई लिखा हुआ है, क्योंकि वोल्टेज किसके बराबर होते हैं, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस के, और इसके पार्ट के रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। और अभी हमने ऊपर देखा था कि मैं आई की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, मैंने आई की जगह पर लिख दिया है टोटल करंट कैसे अचीव किया है, टोटल जो वोल्टेज के सप्लाई की ईएमएफ है डिवाइडेड बाय टोटल इसकी रेजिस्टेंस। सो यू विल गेट दिस सेक्शन। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब हम प्रिंसिपल की तरफ आने लगे हैं, किस असूल के ऊपर हम इसको अचीव करेंगे। तो बाय द वे ये मैंने राइट साइड पे कुछ लिखा हुआ है कि पोटेंशियल जो है वो हम वेरी कर सकते हैं 0 से मैक्सिमम, ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। ले जी वर्किंग की तरफ मैं अब प्रिंसिपल समझाने लगा हूँ, किस असूल पे हम याद रखें। मैं री इन्फोर्स करना चाहता हूँ कि हमारा अभी का पर्पस क्या है। हमारा अभी का पर्पस है कि हम कोई ऐसा कैलकुलेशन का मेथड लगाएं कि इस सर्किट को इस्तेमाल करके हम इस सेल की ईएमएफ मालूम कर लें। इस सेल की ईएमएफ मालूम करनी है हमने, ठीक है। आप में से कोई बच्चा कहेगा भाई उसके ऊपर देख लें सेल के ऊपर कितने वोल्ट लिखा हुआ है, तो वो वैसे भी बताया जा सकता है, लेकिन बाय द टाइम पोटेंशियल जो है वो लेवल कम होता जाता है जैसे बैटरी कंज्यूम होती रहती है। सो इट कैन वेरी एज वेल। सो EX को मालूम करने के लिए हमने A और C के दरमियान में एक अननोन सेल को भी लगा दिया। दूसरा हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है गैल्वानोमीटर को, और गैल्वानोमीटर का जो दूसरा एंड है वो स्लाइडिंग टर्मिनल सी के साथ अटैच कर दिया है। ये थोड़ा सा चेंज किया हमने पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में। और अब नोट करें, यहाँ पर अब ये समझने वाली बात है, इस प्रिंसिपल को अगर आप समझ गए तो आपके लिए टॉपिक को समझना जो है वो आसान हो जाएगा। नोट करें जी, 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल है, तो अगर आप इस टर्मिनल को लें लें जी, ये वाला पॉइंट है, मैं इसको फोकस करता हूँ। तो जो मेन सोर्स है उसका पॉजिटिव टर्मिनल और जो अननोन सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये दोनों सेम लेवल पे हैं। बोथ ऑफ दीज आर एट सेम लेवल। कैसे? इसके दरमियान में भी कोई करंट कंज्यूम करने वाला कंपोनेंट नहीं आ रहा, और इसके दरमियान में भी कोई करंट कंज्यूम करने वाला मेजर कंपोनेंट नहीं आ रहा। तो पहला हिस्सा यानी कि जो मेरा मेन सप्लाई है उसका हाई पोटेंशियल का पॉइंट, और मेरा जो अननोन सेल है EX उसका हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट, ये दोनों क्या हैं, सेम है। बोथ ऑफ दीज आर सेम। अच्छा, अब फर्क कहाँ पे है? फर्क है कि इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल वाला पॉइंट है वो कुछ और है, और जो मेरा EX वाला नेगेटिव टर्मिनल वाला पॉइंट है वो कुछ और है। फिलहाल चलें, एक बात तो क्लियर होगी, वो ये क्लियर होगी कि मेरे मेन सप्लाई का वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल और अननोन सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बोथ आर सेम। अच्छा, अब क्या काम करना है हमने? पॉजिटिव टर्मिनल तो सेम हो गया। अब हमने जो स्लाइडिंग टर्मिनल है, इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करना है, स्लाइड करना है। चलें जी, यहाँ से फर्ज करें हमने मूव करना स्टार्ट किया। यहाँ से मैं चलें कोई पॉइंटर ले लेता हूँ यहाँ से। सो वी स्टार्ट टू स्लाइड आर स्लाइडिंग टर्मिनल फ्रॉम दिस एंड। ए से हमने ऐसा ऐसा स्लाइड करना स्टार्ट किया, और ये कब तक हम स्लाइड करते रहेंगे? ये उस वक्त तक स्लाइड करते रहेंगे जब तक हमारे यहाँ पर गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो ना करे। जिस लम्हे गैल्वानोमीटर जिस पॉइंट पर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो पॉइंट पर आपको अचीव हो जाएगी बैलेंसिंग लेंथ, या इसको बैलेंसिंग कंडीशन कह लें। वहां पे आपने इसको स्लाइड करना रोक देना है। अब जहां पर गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, ये वाले पॉइंट पे हमने जब इसको स्लाइड करना छोड़ देना है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? देखें जी, ये वो वाला पॉइंट होगा कि फर्ज करेंगे जी ये है हमारा मेन सप्लाई 12 वोल्ट का, और जिसे हम मालूम करना चाह रहे हैं ये कोई फर्ज करें 9 वोल्ट का है। हमें नहीं पता, लेकिन 9 वोल्ट लिखा हुआ है, उससे कम होगा कुछ वोल्टेज। तो हम स्लाइड करते गए। पॉजिटिव टर्मिनल तो पहले ही सेम थे, पॉजिटिव तो दोनों के टर्मिनल पहले से ही सेम थे, लेकिन अगर आप देखें तो हम किसके EMF को वेरी कर रहे हैं? ये तो फिक्स है ना ये, और जो इसकी EMF है वो फर्ज करें हम यहाँ तक है, ये से ज्यादा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं।
कब तक चेंज कर रहे हैं, जब तक के इसका और नेगेटिव पोटेंशियल वाला इसका जो टर्मिनल है ये दोनों सेम ना हो जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये सेम हो गए हैं? हमें ऐसे पता चलेगा कि गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अच्छा, अब समझे, गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसके पीछे क्या हमने लॉजिक इस्तेमाल किया? भाई देखें, आपको अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ ग्रीन पॉइंटर से, अगर एक ये वाला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है मेरा सी, मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास ये दो टर्मिनल हैं, एक नेगेटिव वाला टर्मिनल है बैटरी का और दूसरा एक कोई सी वाला पॉइंट है स्लाइडिंग टर्मिनल। अगर तो मैं आपको कहूँ कि भाई ये भी लेट से के -2 वोल्ट पे है, लेट से, और ये भी -2 वोल्ट पे है, तो अगर ये दोनों -2 वोल्ट पे हैं तो इन दोनों के दरमियान में अगर आप एक गैल्वानोमीटर लगा देंगे तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? इस सवाल का जवाब देंगे उमर। उमर बताएं, ऐसा हो सकता है करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो कितना करेगा? सर नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर दोनों तरफ से सेम है पोटेंशियल। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब दो लेवल का पोटेंशियल जो है वो सेम होता है देन करंट डज नॉट फ्लो बिकॉज द पोटेंशियल इज सेम। तो बिल्कुल यही कंडीशन अचीव होगी और आपका ये वाला जो लूप है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और हमें कैसे पता चलेगा? गैल्वानोमीटर की जीरो कंडीशन अचीव होने की वजह से। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल तो पहले से ही सेम है, पॉजिटिव टर्मिनल वाले पॉइंट तो पहले से ही सेम हैं, लेकिन स्लाइड करके हमने वो कंडीशन अचीव कर ली है कि जबकि यहाँ पर इस हिस्से पर ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल, जबकि यहाँ पर ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल और इस सेल का जो ईएमएफ है, दोनों के वोल्टेज बराबर हो चुके हैं। So that is why they are equal, but they are opposite in direction. So they tend to cancel out each other in such a way कि जो नेट जो पोटेंशियल है आपका वो हो जाता है जीरो। सो यहाँ पर जितना आपका नेट जो करंट फ्लो है वो जीरो हो गया बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर। और यहाँ पर याद रखें कि ये जो वोल्टेज जाहिर है, अगर आप इन दोनों सेक्शन को देखें, मैं अगर डायग्राम को आप मुझे इजाजत दें मैं थोड़ा खराब कर लूं येलो पॉइंटर से, तो याद रखें इस हिस्से में और इस हिस्से को अगर आप देखें ये दोनों पैरेलल हैं, इन पैरेलल हैं। सो अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने वो वाले वोल्टेज जो थे वो आपको बताए थे जो कि रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहे हैं इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में। तो चूंकि बैलेंसिंग कंडीशन अचीव हो चुकी है और करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि जितने पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है उतना ही यहाँ जो सेल है हमारा उतने ही उसके वोल्टेज की कीमत है, उतनी ही उसकी ईएमएफ है। सो इस वजह से इस कंडीशन के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि हम ये लिख सकते हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर हमारे रेजिस्टेंस में ड्रॉप होने वाले वोल्टेज और ये वाले जो हमारा सेल है उसकी ईएमएफ ये दोनों इक्वल हैं। और हम उसको अब उस फॉर्मूला से देखें, मैंने क्या किया, मैंने वी की जगह पर क्या लिख दिया है, ई एक्स। इक्वेशन 2 जो हमने देखी थी ना, ये हमने क्यों लिखा है जी? ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ना सिर्फ हमने ना सिर्फ पॉजिटिव वाला टर्मिनल दोनों सेल्स का सेम अचीव कर लिया है, बल्कि नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ पर जो हमारे सेल की ईएमएफ है बोथ आर इक्वल। और ये हमें किसने मदद दी? ये हमें बताया गैल्वानोमीटर की जीरो डिफ्लेक्शन ने। तो ई एक्स लिख दिया जी। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको पता है कि रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी लेंथ के साथ। तो हम पोटेंशियोमीटर में रेजिस्टेंस नहीं देखते, बल्कि हम पता क्या करते हैं, फर्ज करें टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो हम देखते हैं कि हमने बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे अचीव की है। इसको कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ, वो पॉइंट जहाँ पे गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो वी ऑल नो कि रेजिस्टेंस हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द
length, and total length will also be directly proportion to the total resistance. So इन दोनों की रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. सिंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो हमने रेजिस्टेंसेस को सब्स्टिट्यूट कर दिया है इन अ मयरेबल, डायरेक्टली मयरेबल वैल्यू. तो हम मीटर रोड से इसकी लेंथ जो है वो देख लेते हैं. बैलेंसिंग लेंथ और टोटल लेंथ हमें पता होती है. टोटल लेंथ भी पता होती है, टोटल ईएमएफ भी पता होती है. सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ को मालूम करके, स्मॉल एल को मालूम करके हम सेल की ईएमएफ को डिटरमिन कर सकते हैं. यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आई विल टेक अ पॉज, यू कैन आस्क. तो पता ये चला कि जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के पार्ट में यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर, वो बराबर होंगे हमारे अननोन सेल की ईएमएफ के. और हमें कैसे पता चला कि ये दोनों बराबर हैं? बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर as well as the galvanometer is showing zero deflection which replicates. galvanometer का जीरो डिफ्लेक्शन शो करना ये बात साबित करता है कि पॉजिटिव टर्मिनल तो पहले ही दोनों पॉइंट्स के सेम हैं, लेकिन इस लम्हे पे दोनों के नेगेटिव पोटेंशियल का लेवल भी सेम हो चुका है. सो दिस इज हाउ, दिस इज वाई हमने वी की जगह पर क्या लिखा, हमने वी की जगह पर लिखा ई एक्स. तो इसी फॉर्मूला को आगे प्रोसीड किया तो हम आगे पहुंचे और हमने कहा कि रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ताल्लुक है लेंथ के साथ. और हमने क्या किया जी, रेजिस्टेंस इसको लेंथ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो जिस लेंथ पर जीरो डिफ्लेक्शन शो होती है उसको हमने नाम दे दिया बैलेंसिंग लेंथ का. ओके, सो अभी क्या करना है, सिर्फ स्लाइडिंग पॉइंट को मूव करना है, और स्लाइडिंग पॉइंट को मूव करके हमने जीरो कंडीशन अचीव करनी है. हम देख लेंगे कि कितनी लेंथ है, उस लेंथ को टोटल लेंथ से डिवाइड करें. टोटल ईएमएफ सोर्स की पहले से पता होती है, और you can simply find out the unknown EMF of a cell without drawing any current. जैसा मैंने कहा था, without drawing any current means कि आप देखें इस कंडीशन में कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा और इस लूप में, और आपने इस लूप AGCA में अननोन ईएमएफ ऑफ सेल मालूम कर लिया. ले जी, ये पहला सेक्शन हमारा हो गया कि किसी सेल की ईएमएफ हमने कैसे मालूम करनी है. इस सेक्शन में हमने ये सीखा. इसके बाद जो नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट है, उसके लिए किताब में एक सर्किट ऐड कर लीजिएगा. मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ. अब हमने करना है कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, और मैंने पहले ही इसका तज़किरा किया है कि हम इसमें रेशियो फाइंड करेंगे दो सेल्स की. तो इस सर्किट को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो. ये कुछ इस तरह का होता है, यानी कि यहाँ पर लगे हुए होते हैं, एक टू वे की लगी हुई होती है. उस टू वे की से पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं ये वाला सेल. जब हम ये वाले सेल को, चलें फर्ज करें कि ये हिस्सा नहीं है, ठीक है, मैं इसको वाइट कर दूं, शायद वाइट करने से काम बन जाए. चलें एक्सपेरिमेंट ही सही, वाइट तो नजर ही नहीं आ रहा. ओके, यहाँ पे आ रहा है नजर, चलें, बल्कि ये अच्छा हो गया तजर्बा. तो लें जी, कुछ इस तरह का सीन है, यानी कि अभी आपका जो गैल्वेनोमीटर है ये कनेक्टेड है सिर्फ और सिर्फ पहले वाले सेल से. अच्छा, हमने सिंपली क्या काम करना है, हमने सिंपली ये काम करना है, टू वे की को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है E1 से, और हमने इसको स्लाइड करना है. स्लाइडिंग पॉइंट को कब तक स्लाइड करना है, जब तक हमें बैलेंसिंग लेंथ ना मिल जाए. जिस पॉइंट पे बैलेंसिंग लेंथ अचीव होगी, गैल्वेनोमीटर शो करेगा जीरो डिफ्लेक्शन, और आपको मिलेगी पहले वाले सेल की बैलेंसिंग लेंथ. उसको आप क्या कहेंगे, L1. L1 का ताल्लुक पहले वाले सेल से है. ये हरकत करने के बाद आपने नेक्स्ट नंबर पे क्या करना है, E1 आ जाएगी. जब E1 आ जाएगी, किस फॉर्मूला से आएगी, E1 इस फॉर्मूला से आएगी. E1 इज इक्वल टू टोटल लेंथ और टोटल ईएमएफ, तो भाई दोनों केसेस में सेम है, इसने चेंज नहीं होना. चेंज किसने होना है, बैलेंसिंग लेंथ ने. तो पहले वाले सेल की बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी L1. फिर हम टू वे की को करेंगे मूव, हम टू वे की को मूव करेंगे, और मूव करने के बाद टू वे की को शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स E2. तो इस केस में अब ये E2 से कनेक्टेड है,
और आप अगेन स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद आप इसको मूव करते रहेंगे अनलेस कि आपको दूसरे वाले सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिल जाए। जनरली ये डिफरेंट होती हैं और जनरली हम पुराने सेल इस्तेमाल करते हैं, या अगर इसकी ईएमएफ ज्यादा या इसकी ईएमएफ कम है तो ऑब्वियसली दोनों की जो बैलेंसिंग लेंथ है वो मुख्तलिफ होगी। तो इस केस में अगेन हमारे पास E2 आ जाएगा। अगेन ई, कैपिटल ई और कैपिटल एल आर सेम, सिर्फ डिफरेंट क्या है, लेंथ L2। फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे भाई। दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। तो डिवाइड करने के बाद आपको पता चलेगा कि जी भाई राइट से, लेफ्ट से डिवाइड होगी, दोनों कट जाएंगी टर्म्स, एंड यू विल सिंपली गेट E1 ओवर E2 बाय डिवाइडिंग द बैलेंसिंग लेंथ्स। और इस तरह से आप दो या दो से ज्यादा सेल्स की जो ईएमएफ है वो मालूम कर सकते हैं। ये एक तरीका है। इस तरीके कार में को हम बुनियादी तौर पे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें जबकि एक इन दोनों में से सेल की ईएमएफ पता होती है, फर्ज करें E1 की पता है, और हम कंपेयर करके ये बताना चाहते हैं कि दूसरे वाले सेल की ईएमएफ क्या होगी, तो हम L1 और L2 फाइंड करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, और E1 हमें पता होगी। जब E1 हमें पता होगी तो हम सिंपली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन इजीली डिटरमिन E2। सो यहाँ पर फाइनल वाला पार्ट है, इसको देख लें सो दैट वी कैन मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पर सबसे अहम जो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है, इसका जो एडवांटेज है सॉरी, वो ये है कि वोल्ट, मकसद तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना ही है, लेकिन ये बगैर ड्रॉ किए हुए बड़े एक्यूरेट तरीके से आपको वोल्टेज बताता है। वोल्ट मीटर का ये फायदा होता है, वोल्ट मीटर का ये नुकसान होता है, जैसे मैंने पहले ही तज़किरा किया था कि ये सर्किट का कुछ करंट यूज करता है। मसलन मैं अगर सिंपल एक सर्किट बनाऊं, तो ये आपका एक सर्किट है और आप इसमें वोल्टेज मेजर करने के लिए इस बल्ब के पैरेलल में लगाते हैं एक वोल्ट मीटर। ले जी, मैंने इस बल्ब के पैरेलल में लगा दिया है एक वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर मेजर तो करेगा, लेकिन ये सर्किट का कुछ करंट खुद भी इस्तेमाल करेगा मेजरमेंट के पर्पस के लिए, जिसकी वजह से क्योंकि इसने सर्किट का कुछ करंट इस्तेमाल कर लिया, तो पोटेंशियल की जो कीमत है वो तब्दील हो जाएगी। पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट विल वेरी। सो दैट इज वाई वोल्ट मीटर बहुत एक्यूरेट नहीं होता। पहला पॉइंट ये है हमारा। जबकि इसका मुकाबले में पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि इसने बगैर ड्रॉ किए हुए करंट ड्रॉ किए हुए मेजरमेंट की। इसके अलावा मार्क और भी बड़े एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर है और सीआरओ है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को हम पढ़ेंगे। ये एक्यूरेट तो हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव हैं और इनको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है। खास तौर पे सीआरओ को यूज करना जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, डिफिकल्ट है। तो सिंपली ये हमें पता चला कि पोटेंशियोमीटर एक सस्ता और सस्ता होने के साथ एक इफेक्टिव जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और इस सर्किट के जरिए हम अननोन ईएमएफ ऑफ सेल को मालूम कर सकते हैं। आज का जो मैसेज है वो ये है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपनी प्रायोरिटी सेट करें, और जो चीज़ें तरजीहात में ऊपर होनी चाहिए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, और लिमिट करें ऐसी सारी सिचुएशंस को जिनमें टाइम वेस्टेज इन्वॉल्व हो। ऐसे सोशल मीडिया के एंटरटेनमेंट्स जहाँ पर आपको लगे कि आपका बहुत सारा वक्त ज़ाया हो रहा है, या वहाँ से अवॉइड करें ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को। और इसके अलावा इल्यूजन से, डिसेप्शन से, या जो फ़र्ज़ करें कि किसी को आप देख लेते हैं जी कि कोई बंदा परेशान है, तो उसकी बातें सुन के आप परेशान ना हो, बल्कि कैरी योर ओन वेदर और अपने मकसद की तरफ तवज्जो जारी रखें, और फोकस करें कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं और आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं उन पर कायम और दायम रहें, और अपनी प्लानिंग उसके मुताबिक मेहनत करते रहें। और ऐसे केसेस में कि आपको कोई अर्जेंट जो है अर्जेंसी जो आ जाती है, तो उसको मैनेज करें। वी कैन ओनली मैनेज इट। और थैंक यू वेरी मच। ये आज का एक सर्किट है। इस सर्किट को, ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करें। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।